Assalamu alaikum everyone. From now on I am going to start a series of lectures for FSC part 1 also. The chapter we are going to start with is chapter number 11, Bioenergetics. First of all, we'll go through the definition of bioenergetics. What is bioenergetics? It is the quantitative study of energy relationships and energy conversions in the biological systems. Quantitative study means we can measure the amount of energy being absorbed in the living organism's body, and we can also measure the amount of energy being released from the body of a living organism. Okay, we can also measure the amount of one kind of energy being converted into the other kind of energy in the body of a living organism in the bioenergetics. Okay, biological energy transformations obey the laws of thermodynamics, and when we talk about the biological energy transformations always obey the laws of thermodynamics. What is the basic law of thermodynamics? Basic law of thermodynamics states that energy can neither be created nor destroyed, but it converts from one form to the other form. मतलब एनर्जी को हम बना नहीं सकते और इसको डिस्ट्रॉय भी नहीं कर सकते, लेकिन एनर्जी एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट होती जाती है. दिस इज द बेसिक लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स. यू कैन राइट द डेफिनेशन ऑन योर बुक ऑल्सो. What is the basic importance of solar energy in our environment? All the organisms need energy to carry out their life activities. जितनी भी तरह के ऑर्गेनिजम्स हैं इस प्लैनेट अर्थ पर, हर एक ऑर्गेनिज्म को प्रॉपर अमाउंट ऑफ एनर्जी की ज़रूरत है ताकि अपनी तमाम लाइफ एक्टिविटीज़ को वो परफॉर्म कर सके. ठीक है, और जो बेसिक सोर्स है एनर्जी का हमारे इन्वायरमेंट में, वो सोर्स है सन. All the organisms get energy from sun. So solar energy is the basic source. लेकिन कोई भी ऑर्गेनिज्म जो है वो डायरेक्टली सोलर एनर्जी को यूज़ नहीं कर सकता अपनी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ के लिए. वो सोलर एनर्जी को यूज़ करेगा, सोलर एनर्जी को वो केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करेगा, और केमिकल एनर्जी को अल्टीमेटली वो अपनी लाइफ एक्टिविटीज़ के लिए यूज़ करेगा. एग्जाम्पल आपको इस तरह से दी जा सकती है कि अगर सोलर एनर्जी है, प्लांट्स उसको यूज़ करते हैं, प्लांट्स उस सोलर एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर रहे हैं और क्या सिंथेसाइज कर रहे हैं? शुगर्स को सिंथेसाइज कर रहे हैं. ठीक है, जब शुगर्स को वो सिंथेसाइज करेंगे, शुगर्स क्या है? ग्लूकोज है. ग्लूकोज को फिर क्या करेंगे? बाय द सीरीज ऑफ साइकिल्स गुजारेंगे थ्रू सेलुलर रेस्पिरेशन प्रोसेस, और सेलुलर रेस्पिरेशन प्रोसेस जब सारा कंप्लीट हो जाएगा तो अल्टीमेटली एटीपी रिलीज होगी, विच इज़ द फॉर्म ऑफ एनर्जी. ठीक है, यानी सोलर एनर्जी को सबसे पहले कन्वर्ट होना होता है केमिकल एनर्जी में, और फिर केमिकल एनर्जी जो है उसको फिर ऑर्गेनिजम्स जो हैं वो यूटिलाइज करते हैं और फिर एनर्जी रिलीज होती है जिसको ऑर्गेनिजम्स यूज़ करते हैं. लेट अस हैव अ रीडिंग. All the organisms need free energy for keeping themselves alive and functioning. All life on this planet Earth is powered directly or indirectly by solar energy. ठीक है, जितनी भी लाइफ हमारे पास है इस प्लैनेट अर्थ के ऊपर, हर एक के लिए जो बेसिक एनर्जी सोर्स है वो क्या है? सन है. बट नो ऑर्गेनिज्म कैन मेक डायरेक्ट यूज ऑफ सनलाइट एज अ सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर मेटाबॉलिज्म. All can use chemical energy in food such as sugars etc. ठीक है, ऑर्गेनिजम्स डायरेक्टली सोलर एनर्जी को यूज़ नहीं कर सकते अपने मेटाबॉलिज्म के लिए, बल्कि पहले उसको केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं और शुगर्स को सिंथेसाइज करते हैं. द क्लोरोप्लास्ट फॉर प्लांट capture light energy coming from the sun and convert it into chemical energy that gets stored in sugar and then in other organic molecules. प्लांट्स की बात हो रही है कि प्लांट्स में क्या है? एक ऑर्गेनेली है क्लोरोप्लास्ट. क्लोरोप्लास्ट में क्लोरोफिल प्रेजेंट है जो कि सनलाइट एनर्जी को कैप्चर करेगा, अल्टीमेटली सनलाइट एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करेगा क्लोरोफिल. उससे ग्लूकोज सिंथेसाइज होगी. ग्लूकोज इज अ शुगर, और शुगर की जब फर्दर ब्रेकडाउन होगी, ऑक्सीडेशन होगी, तो उससे एनर्जी रिलीज होगी. दिस इज द डायग्राम ऑफ द होल प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस. यू कैन सी हेयर कि वाटर जो है वो प्लांट ले रहे हैं फ्रॉम द सॉइल. ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड को भी प्लांट्स जो हैं वो यूटिलाइज कर रहे हैं, सनलाइट को भी यूटिलाइज कर रहे हैं, और बना क्या रहे हैं? शुगर्स बना रहे हैं. शुगर्स में क्या बेसिक बना रहे हैं? ग्लूकोज को सिंथेसाइज कर रहे हैं,
और एटमॉस्फेयर में क्या रिलीज कर रहे हैं, ऑक्सीजन। दिस इज द बेसिक प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। अब जब फोटोसिंथेसिस इस प्लैनेट अर्थ पर सबसे पहले इमर्ज हुई थी तो क्या हुआ था, फोटोसिंथेसिस का बाय प्रोडक्ट क्या है, ऑक्सीजन है, ठीक है। विद द इमर्जेंस ऑफ फोटोसिंथेसिस ऑन अर्थ क्या हुआ कि ऑक्सीजन इस एटमॉस्फेयर में अकोमुलेट होना शुरू हो गई। अब इतनी ज़्यादा ऑक्सीजन थी, वो कहाँ जाती, तो with the emergence of photosynthesis simultaneously there was also the evolution of respiration, ठीक है। ऐसे ऑर्गेनिजम्स फिर दुनिया में आने लग गए जो कि रेस्पायरेशन का प्रोसेस करते थे। जो फोटोसिंथेसिस के थ्रू ऑक्सीजन बनती थी वो रेस्पायरेशन के थ्रू क्या होता था कि उस ऑक्सीजन को यूटिलाइज कर लेते थे लिविंग ऑर्गेनिजम्स, एनिमल्स वगैरह, और फिर क्या करते थे कि कार्बन डाइऑक्साइड को एटमॉस्फेयर में रिलीज करते थे, कार्बन डाइऑक्साइड को फिर ये प्लांट्स यूज कर लेते थे, और इस तरह द सर्कल ऑफ लाइफ गोज ऑन। तो विद द इमर्जेंस ऑफ फोटोसिंथेसिस ऑन अर्थ मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन बिगेन टू अकमुलेट स्लोली इन द एटमॉस्फेयर। जैसे ही फोटोसिंथेसिस इस दुनिया में इमर्ज हुई तो उससे क्या हुआ कि जो मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन थी वो एटमॉस्फेयर में अकमुलेट होना शुरू हो गई। द प्रेजेंस ऑफ फ्री ऑक्सीजन मेड पॉसिबल द एवोल्यूशन ऑफ रेस्पिरेशन, और इसी तरह फिर आहिस्ता आहिस्ता फोटोसिंथेसिस की एवोल्यूशन के साथ साथ रेस्पिरेशन की भी एवोल्यूशन हुई। Respiration releases a great deal of energy and couples some of the energy in the formation of adenosine triphosphate molecules। और respiration के थ्रू क्या होता है कि जो एनिमल्स हैं वो ऑक्सीजन को यूटिलाइज करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को एटमॉस्फेयर में दोबारा रिलीज करते हैं, और जब ये प्रोसेस करते हैं तो इसके दौरान क्या होता है कि उनके अंदर बॉन्ड्स की ब्रेकेज होती है और एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट यानी कि एटीपी एनर्जी जो है वो रिलीज होती है। एंड एटीपी इज द काइंड ऑफ केमिकल लिंक बिटवीन कैटाबोलिज्म एंड एनाबोलिज्म, एंड एटीपी इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर catabolic processes and also anabolic processes. It means that ATP is very important in the making of bonds and also in the breaking of bonds. Next comes that what is the basic relationship between photosynthesis and bioenergetics. The relationship between photosynthesis and bioenergetics can be easily studied by studying the process of photosynthesis, ठीक है। जब हम फोटोसिंथेसिस को एज एन एग्जाम्पल लेंगे तो इससे हमें पता चलेगा कि किस तरह से बायो एनर्जेटिक्स, जिस काम को हम कह रहे हैं कि एनर्जी कन्वर्जन हो रही है, एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन हो रही है, हाउ इट इज़ पॉसिबल, इट इज़ पॉसिबल थ्रू फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिजम्स जितने भी हैं जिसमें आते हैं हमारे पास हायर प्लांट्स आते हैं, फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया आते हैं, वो क्या करते हैं कि सोलर एनर्जी को यूज़ करते हैं और उसको केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं। एंड दिस केमिकल एनर्जी इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द सिंथेसिस ऑफ वेरियस काइंड्स ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। यानी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कौन से बन रहे हैं, इससे ग्लूकोज वगैरह बन रहा है, ठीक है। जब ग्लूकोज वगैरह बनेगा तो उसके लिए भी जो एनर्जी है वो आपको सन से मिल रही है, ठीक है। अब फोटोसिंथेसिस के थ्रू तो बन गया ग्लूकोज, ठीक है। अब इस ग्लूकोज ने फर्दर ऑक्सीडाइज होना है और उसके लिए फिर फर्दर सेलुलर रेस्पिरेशन के प्रोसेसेस के थ्रू जो है इसकी ऑक्सीडेशन होती है, जिसमें सेलुलर रेस्पिरेशन के प्रोसेसेस में कौन कौन से प्रोसेसेस आते हैं, ग्लाइकोलिसिस, उसके बाद क्रेब्स साइकिल, देन इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, ठीक है। ग्लूकोज सबसे पहले ग्लाइकोलिसिस से होता हुआ क्रेब्स साइकिल में जाएगा, क्रेब्स साइकिल से इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में जाएगा, एंड अल्टीमेटली इट विल प्रोड्यूस लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ एटीपी, ठीक है। और ये जितने भी प्रोसेसेस हो रहे हैं ग्लाइकोलिसिस से लेकर इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन तक जिसमें ग्लूकोज की ऑक्सीडेशन होती है, ये एक कंट्रोल्ड मैनर में चल रही है, ठीक है। यानी ग्लाइकोलिसिस का जो एंड प्रोडक्ट बनता है वो एंड प्रोडक्ट जाकर क्रेब्स साइकिल में यूज हो जाता है, और क्रेब्स साइकिल का जो एंड प्रोडक्ट होता है वो अल्टीमेटली जाकर इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में यूज हो जाता है। सो all of these steps occur in a sequential manner, in a very controlled manner, ठीक है। सो हम ये कह सकते हैं कि फोटोसिंथेसिस इज एन एनर्जी कैप्चरिंग प्रोसेस। फोटोसिंथेसिस में क्या है, सोलर एनर्जी कैप्चर होती है, एंड रेस्पिरेशन इज एन एनर्जी रिलीजिंग प्रोसेस। और रेस्पिरेशन के एंड पे क्या होता है, एटीपी बनती है, तो हम रेस्पिरेशन को एनर्जी रिलीजिंग प्रोसेस कह देते हैं। सो लेट अस हैव अ रीडिंग ऑफ दिस
passage also. The process of photosynthesis helps us to understand some of the principles of energy transformation in the living systems. यानी photosynthesis से हमें पता चलता है कि किस तरह से energy transformation हो रही है living organisms में. Photosynthetic organisms use solar energy to synthesize organic compounds that cannot be formed without the input of energy. ठीक है, फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिजम्स क्या करते हैं, सोलर एनर्जी को यूज करते हैं, उसके थ्रू अपने ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को सिंथेसाइज करते हैं. एनर्जी स्टोर्ड इन दीज मॉलिक्यूल्स कैन बी यूज्ड लेटर टू पावर सेलुलर प्रोसेसेस एंड कैन सर्व एज द एनर्जी सोर्स फॉर ऑल फॉर्म्स ऑफ लाइफ. और जो एनर्जी स्टोर होती है प्लांट्स में इन द फॉर्म ऑफ ग्लूकोज, उस ग्लूकोज को फिर ऑल फॉर्म्स ऑफ लाइफ यानी एनिमल्स हो गए, हर तरह के एनिमल्स उस ग्लूकोज को यूज करते हैं. वेयर एज फोटोसिंथेसिस प्रोवाइड्स द कार्बोहाइड्रेट सबस्ट्रेट. फोटोसिंथेसिस के थ्रू हमें कार्बोहाइड्रेट सबस्ट्रेट मिलता है. कार्बोहाइड्रेट क्या है, ग्लूकोज है. Glycolysis and respiration are the processes whereby energy stored in carbohydrate is released in a controlled manner. और glycolysis और बाकी जो Krebs cycle और electron transport chain processes हैं, इसके थ्रू क्या होता है कि एनर्जी रिलीज होती है फ्रॉम द स्टोर्ड कार्बोहाइड्रेट, फ्रॉम द स्टोर्ड ग्लूकोज. और ये एनर्जी रिलीजिंग जो प्रोसेस है ये एक कंट्रोल्ड मैनर में होता है. So the photosynthesis acts as an energy capturing while the respiration is the energy releasing process. Now comes the definition of photosynthesis. What is photosynthesis? It is defined as the process in which energy poor inorganic oxidized compounds of carbon and hydrogen are reduced to energy rich compounds using the light energy that is absorbed and converted into chemical energy by chlorophyll and some other photosynthetic pigments. What is photosynthesis? It is a process in which the energy poor compounds, for example carbon dioxide and water, are reduced to form the energy rich compounds such as glucose in the presence of sunlight and chlorophyll, which is the photosynthetic pigment. So let us see the equation of photosynthesis. Equation of photosynthesis states that 6 carbon dioxide molecules combine with 12 water molecules in the presence of sunlight and chlorophyll to form glucose, 6 oxygen and 6 water molecules. Okay. Next comes photosynthetic reactants and products. Very obvious, as you can see in the equation. What are the reactants of this photosynthesis process? You can see from the equation that carbon dioxide, water and sunlight are the reactants. Okay, carbon dioxide, water and sunlight are the reactants, and products of the photosynthesis are glucose, oxygen and water. अब यहाँ पर आपने एक बात गौर करनी है कि वाटर एज अ रिएक्टेंट भी एक्ट कर रहा है in the process of photosynthesis and it is also acting as a product of photosynthesis. ठीक है, तो इसकी जो नेट गेन है, अगर हम इन दोनों में कॉमन देखें, ये आप देखें यहाँ पर रिएक्टेंट में 12 वाटर मॉलिक्यूल्स हैं, प्रोडक्ट्स में 6 वाटर मॉलिक्यूल्स हैं. इनमें कॉमन क्या है, 6 कॉमन है. तो इन दोनों की जो कॉमन इक्वेशन है वो यहाँ पर गिवन है आपके पास. दैट इज 6 कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल्स प्लस 6 वाटर मॉलिक्यूल्स प्लस लाइट एनर्जी in the presence of chlorophyll. It is converted into C6H12O6 plus 6 oxygen. ये इसकी जो है वो simplified equation है. Let us have a reading. Photosynthetic reactants and products. From above overall reaction of photosynthesis, it becomes evident that carbon dioxide, water and light are the reactants while glucose and oxygen are the products. जैसे देखें कि कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर क्या है, यहाँ पर रिएक्टेंट्स हैं, ठीक है, एरोहेड से पहले वाले, और जो ग्लूकोज और ऑक्सीजन है, दीज आर द प्रोडक्ट्स. वाटर अपीयर्स ऑन बोथ साइड ऑफ द इक्वेशन बिकॉज वाटर इज यूज्ड एज अ रिएक्टेंट इन सम रिएक्शंस एंड रिलीज्ड एज अ प्रोडक्ट इन द अदर. ठीक है, वाटर जो है वो फोटोसिंथेसिस का रिएक्टेंट भी है और प्रोडक्ट भी है. हाउएवर बिकॉज देयर इज नो नेट यील्ड ऑफ वाटर, वी कैन सिंप्लीफाई द समरी इक्वेशन ऑफ फोटोसिंथेसिस एज अंडर. और ये समरी इक्वेशन है जिसमें वाटर को जस्ट एक साइड पर 6 वाटर मॉलिक्यूल्स को लिखा गया है ऑन द रिएक्टेंट साइड. अब ये जो हमने इसकी समराइज्ड इक्वेशन देखी है ये फोटोसिंथेसिस की, ये बिल्कुल ऑपोजिट है टू द इक्वेशन ऑफ
एरोबिक रेस्पिरेशन। अब आप एरोबिक रेस्पिरेशन को अगर देखते हैं, द रेस्पिरेशन विच अकर्स इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, उसमें क्या होता है कि इसी इक्वेशन को आपने रेसिप्रोकल फॉर्म में लिख देना है, ऑपोजिट करके लिख देना है। हम एरोबिक रेस्पिरेशन में होता क्या है कि ऑक्सीजन यूज होती है और ग्लूकोज जो है वो यूज होता है, और अल्टीमेटली उससे क्या बनता है, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर रिलीज होता है। यानी कि ऑर्गेनिजम्स ड्यूरिंग एरोबिक रेस्पिरेशन ऑक्सीजन को कंज्यूम करते हैं, उनके अंदर ग्लूकोज की ब्रेकडाउन होती है, और अल्टीमेटली वो एटमॉस्फेयर में रिलीज क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर को रिलीज करते हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि ये जो समराइज्ड इक्वेशन है फोटोसिंथेसिस की, इट इज द रेसिप्रोकल फॉर्म ऑफ द इक्वेशन ऑफ एरोबिक रेस्पिरेशन। ठीक है। नेक्स्ट इसमें है जी कि फोटोसिंथेसिस में जो प्रोडक्ट्स बनते हैं वो रेस्पिरेशन में यूज हो जाते हैं। फोटोसिंथेसिस में क्या प्रोड्यूस हो रहा है, ऑक्सीजन प्रोड्यूस हो रही है, रेस्पिरेशन में वही ऑक्सीजन यूटिलाइज हो रही है, और रेस्पिरेशन का बाय प्रोडक्ट क्या बन रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड, और कार्बन डाइऑक्साइड को यूज करेंगे प्लांट्स, और इस तरह से सर्कल ऑफ लाइफ जो है वो चलता रहता है। लेकिन इन दोनों प्रोसेसेस में जो बेसिक डिफरेंस है वो ये है कि फोटोसिंथेसिस ऑलवेज अकर्स ड्यूरिंग द डे टाइम। ठीक है, जब सनलाइट की अबंडेंस होगी तभी फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस होगा, बट रेस्पिरेशन का जो प्रोसेस है वो डे टाइम में भी हो सकता है और नाइट टाइम में भी हो सकता है। यहाँ पर जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट एक डेफिनेशन आती है, दैट इज कंपनसेशन पॉइंट। कंपनसेशन पॉइंट एज द नेम इंडिकेट्स कि ये वो पॉइंट है जब फोटोसिंथेसिस और रेस्पिरेशन दोनों का रेट इक्वल हो जाए। ठीक है, जब फोटोसिंथेसिस और रेस्पिरेशन का रेट इक्वल हो जाता है तो उस स्पेसिफिक पॉइंट को हम कहते हैं कंपनसेशन पॉइंट। जैसे फोटोसिंथेसिस के एंड पे क्या बनता है, ऑक्सीजन बनती है, और जितनी ऑक्सीजन फोटोसिंथेसिस के दौरान एक पॉइंट पे बन रही है उतनी की उतनी ऑक्सीजन ड्यूरिंग रेस्पिरेशन यूज हो जाती है, और जितनी कार्बन डाइऑक्साइड एज अ रिजल्ट ऑफ रेस्पिरेशन बन रही है उतनी ही कार्बन डाइऑक्साइड एट द सेम पॉइंट फोटोसिंथेसिस में यूज हो जाती है। तो दोनों का में इक्विलिब्रियम आ जाता है, यानी फोटोसिंथेसिस और रेस्पिरेशन का रेट जो है वो इक्वल हो जाता है। और ये कब होता है, गुरूब आफ्ताब के वक्त, यानी कि जब सन सेट हो रहा होता है। ठीक है, जब सन सेट हो रहा होता है, डॉन टू डस्क का जिसको हम टाइम कहते हैं, जब सन सेट हो रहा हो उस वक्त कंपनसेशन पॉइंट आता है। इट मीन्स दैट द रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस बिकम्स इक्वल टू द रेट ऑफ रेस्पिरेशन। ठीक है, तो इसको कहते हैं कंपनसेशन पॉइंट। वेरी इंपॉर्टेंट डेफिनेशन। नेक्स्ट है कि अगर देखें कि बहुत ज़्यादा सनलाइट है तो उस केस में क्या होगा, पहले तो हमने डॉन टू डस्क की बात की, जब सनलाइट बहुत ज़्यादा हो जाएगी तो उस केस में क्या होगा कि फोटोसिंथेसिस का रेट हाई हो जाएगा। फोटोसिंथेसिस का रेट हाई हुआ तो बहुत ज़्यादा ऑक्सीजन प्रोड्यूस हुई, लेकिन रेस्पिरेशन का रेट उस केस में इतना ज़्यादा नहीं होगा, क्योंकि सनलाइट में ज़्यादा जो है वो फोटोसिंथेसिस ही एक्टिव होती है, प्लांट्स ही ज़्यादा एक्टिव होते हैं। उस वक्त रेस्पिरेशन का हो सकता है कि रेट उस वक्त थोड़ा कम ही हो। तो इस केस में क्या होता है कि लास्ट पे जो है इस तरह होता है कि जो ऑक्सीजन प्रोड्यूस हो रही है वो यूटिलाइज हो जाएगी बाय द रेस्पिरेटिंग ऑर्गेनिजम्स। वो ऑर्गेनिजम्स जो कि रेस्पिरेशन परफॉर्म कर रहे हैं वो उस ऑक्सीजन को यूटिलाइज कर लेंगे। सो वी कैन से दैट द नेट रिलीज ऑफ ऑक्सीजन इज कपल्ड विद द अपटेक ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, जितने रेस्पिरेशन के दौरान ऑर्गेनिजम्स कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज कर रहे हैं वो फोटोसिंथेसिस के दौरान प्लांट यूज कर लेगा, और जो अबंडेंट अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन है वो फिर क्या करेंगे, रेस्पिरेशन परफॉर्म करने वाले जो ऑर्गेनिजम्स हैं, एनिमल्स वगैरह, वो उसको यूज कर लेंगे। लेट अस हैव अ रीडिंग। दिस इज ऑलमोस्ट एग्जैक्टली ऑपोजिट टू द ओवरऑल इक्वेशन ऑफ द एरोबिक रेस्पिरेशन। एरोबिक रेस्पिरेशन की ओवरऑल इक्वेशन जो है उसका रेसिप्रोकल है, वो जो समराइज्ड इक्वेशन आपने ये वाली देखी थी। ठीक है, photosynthesis uses the product of respiration and respiration uses the products of photosynthesis। ठीक है, फोटोसिंथेसिस के दौरान जो प्रोडक्ट्स बन रहे हैं वो रेस्पिरेशन में यूज हो रहे हैं, रेस्पिरेशन के दौरान जो प्रोडक्ट्स बन रहे हैं वो फोटोसिंथेसिस में यूज हो जाएंगे। देयर इज अनदर इंपॉर्टेंट डिफरेंस बिटवीन दीज टू प्रोसेसेस। फोटोसिंथेसिस occurs during the daytime while respiration occurs during the night time. During darkness, leaves respire and utilize oxygen and release carbon dioxide.
एट डॉन टू डस्क, यहाँ से आपकी डेफिनेशन जो है वो स्टार्ट होगी कंपनसेशन पॉइंट की डेफिनेशन। एट डॉन टू डस्क, डॉन टू डस्क क्या टाइम होता है? द टाइम ऑफ सनसेट। When light intensity is low, the rate of photosynthesis and respiration may, for a shorter period of time, become equal to one another. Thus, the oxygen released from photosynthesis is just the amount required for cellular respiration. Compensation point के दौरान जितनी ऑक्सीजन photosynthesis के दौरान रिलीज हुई उतनी की उतनी respiration में यूटिलाइज हो गई, ठीक है, एक्सेस कोई नहीं बचा। Also, the carbon dioxide released by respiration becomes equal to the quantity रिक्वायर्ड बाय फोटोसिंथेसाइजिंग सेल्स, ठीक है, जितनी कार्बन डाइऑक्साइड सेलुलर रेस्पिरेशन में रिलीज हुई थी उतनी ही जो है वो फोटोसिंथेसिस में यूटिलाइज हो जाएगी, तो नेट जो है उसकी कोई रिलीज नहीं रहेगी। एट दिस मोमेंट देयर इज नो नेट गैशियस एक्सचेंज बिटवीन लीव्स इन द एटमॉस्फेयर, इट इज कॉल्ड एज कंपनसेशन पॉइंट, ठीक है, यहाँ तक आपकी हो गई कंपनसेशन पॉइंट की। नेक्स्ट इज an exceptional case when the light intensity is very high. What happens? As the light intensity increases, so does the rate of photosynthesis, and hence the requirement of more carbon dioxide increases, which respiration alone cannot supply. ठीक है, जब बहुत ज़्यादा लाइट इंटेंसिटी होगी तो रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस इंक्रीज हो जाएगा, लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड इतनी ज़्यादा प्रोड्यूस नहीं उस वक्त हो सकती, ठीक है, तो उस केस में क्या होगा? सिमिलरली ऑक्सीजन प्रोड्यूस ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस इज मोर देन द नीड ऑफ द रेस्पायरिंग सेल। जब बहुत ज़्यादा सनलाइट होगी तो क्या होगा कि बहुत ज़्यादा ऑक्सीजन प्रोड्यूस होगी, सो एज अ रिजल्ट द नेट रिलीज ऑफ ऑक्सीजन कपल्ड विद द अपटेक ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। तो क्या होगा कि जितनी ऑक्सीजन प्रोड्यूस हो रही है उस वक्त जितनी रेस्पिरेशन हो रही होगी उतनी ऑक्सीजन उस वक्त यूटिलाइज हो जाएगी। थैंक यू सो मच फॉर